हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि रिया को हम बेचैनी उठने लगी थी। रिया ने अपने आंसू पोंछे और कहा, रिया, रोने का समय नहीं है, सोचने का समय और काम करने का। नयन और श्रेया को ढूंढ निकालना है और नयन से पता करना है सामने से कि वो अनन्या के साथ सच में खुश है। उसने श्रेया और नयन को ढूंढने की कोशिश जारी कर दी थी। इधर दिन बीतते जा रहे थे और नयन की कैद गहरी होती जा रही थी। अनन्या नयन को हर पल अपने करीब महसूस करना चाहती थी। उसकी देखभाल अब एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में बदल रही थी। वह नयन को बालों को सहलाते हुए, उसके कपड़ों को ठीक करते हुए अब शारीरिक रूप से भी उसके बहुत करीब रहने लगी थी। नयन को हर स्पर्श में उसका जुनून और खतरनाक इरादे साफ नजर आते थे। इधर रिया ने अपने अंकल को फोन किया और उनसे सारी बात कही और उन्हें कहा कि मुझे एक डिटेक्टिव चाहिए, जल्दी से जल्दी। मुझे किसी भी तरीके से उसे ढूंढ निकालना है। उसने डिटेक्टिव से बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर एक डिटेक्टिव रिया को दे दिया था, अपना सबसे बेस्ट डिटेक्टिव। और रिया ने कहा कि देखो, मुझे अनन्या, उसने एक फोटो भेजी और फोटो भेजने के बाद बोल दिया कि मुझे जो है, 1 सेकेंड, उसने उसे फोटो भेज के कहा, मुझे अनन्या के बारे में हर एक जानकारी चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, मुझे सब पता चलना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि कोई उस पर नजर रख रहा है। समझे तुम? डिटेक्टिव ने कहा, जी मैम, हम पूरी सावधानी बरतेंगे। अगले कुछ दिनों तक रिया बेताब होकर डिटेक्टिव की रिपोर्ट का इंतजार करती रही। उसे कॉलेज में अनन्या दिखती हमेशा की तरह निश्चिंत और मासूम, पर रिया की आंखों में उसके लिए अब सिर्फ नफरत तो पहले से थी और अब शक भी आ चुका था। वह दूर से अनन्या की हर हरकत को भांपने की कोशिश करते कि कहीं से कोई न कोई तो सुराग मिलेगा। रिया ने डिटेक्टिव को रोज फोन करना स्टार्ट कर दिया था और उससे रोज पूछती। हर फोन कॉल में उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। एक दिन जब डिटेक्टिव ने फिर वही घिसा पिटा जवाब दिया कि अभी तक कुछ खास हाथ नहीं लगा है, तो रिया का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या रहे हो तुम लोग? मुझे पता है कि कुछ गलत है और तुम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। नयन का कुछ अता पता नहीं है, श्रेया गायब है, मैं एक एक पल मर रही हूँ और तुम लोग कह रहे हो कि कुछ खास हाथ नहीं लगा। क्या यही तुम्हारा प्रोफेशनल तरीका है? यही तो मेरे अंकल के बेस्ट डिटेक्टिव हो? मुझे पल पल की खबर चाहिए, हर छोटी से छोटी चीज। और अगर अनन्या को पता चल गया कि मैं उस पर नजर रख रही हूँ तो समझ लेना, और अगर उन्हें कुछ हुआ ना, तो मेरे दोस्तों को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
मुझे अब सारी जानकारी चाहिए, जल्दी से जल्दी। रिया ने फोन पटक दिया था कहकर। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। समय बीतता जा रहा था। 2 से 3 दिन बाद डिटेक्टिव का फोन आया। रिया ने झट से फोन उठाया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। हाँ बोलो। मैम, अनन्या को एक एड्रेस पे जाते हुए देखा है। डिटेक्टिव ने वो एड्रेस बताया। रिया की आवाज में बेचैनी थी। उसने कहा, तुमने कोई और चीज नोट की? नहीं मैम, अकेले जाती है, अकेले बाहर आती है। हाँ, उसके ना रहने पर बस उस घर में एक परछाई दिखी है। रिया के मन में हलचल मच गई। एक परछाई तो मनी मन कहने लगी, हो सकता है श्रेया हो या नयन भी हो सकती। लेकिन नयन होते तो फोन पे ऐसे तो नहीं बोलती। क्या पता अनन्या ने उससे जोर जबरदस्ती की हो। खैर क्या करूं, एक है कि वो फोन काटती है और कहती है क्या करूं, पुलिस की मदद लूं। लेकिन अनन्या ने अगर देखते हैं यार, कुछ तो करना पड़ेगा ना। रिया ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। उसने पुलिस को सारी बात बताई, नयन और श्रेया के गायब होने से लेकर अनन्या पर अपने शक तक का। पुलिस ने कहा, ये सब अनन्या ने किया, इसका कोई सबूत है आपके पास? रिया ने कहा, नहीं, सबूत तो आपको ढूंढना है ना। तो मैडम, हम आपके शक के बिना पे जाके उससे पूछताछ करें या उसे अरेस्ट करें? हम शक के बिना पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। हमें ठोस सबूत चाहिए। किसी एड्रेस पर कोई परछाई दिखी है, ये अरेस्ट वारंट के लिए काफी नहीं है। रिया ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां से उसे निराशा हाथ लगी। पुलिस की बेरुखी ने उसे अकेला महसूस करा दिया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, रिया, अपने दम पर ही कुछ करना पड़ेगा। उसने तय किया कि पहले वो प्रूफ ढूंढेगी, तभी अब पुलिस को साथ लेगी। इधर एक रात जब कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी, अनन्या नयन के बिस्तर पर आ बैठी। नयन पहले से ही अपने बाप पर हुए गाँव के दर्द से बेचैन थे और अनन्या की एक करीबी उसे और डरा रही थी। अनन्या ने नयन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए एक सहज सी मीठी आवाज में कहा, तुम्हें पता है नयन, रक्त रंजित प्रेम में लिखा है, आत्माओं का मिलन शरीर से ही होता है। हम दोनों की आत्माएं कब से एक होना चाहती थी। अब समय आ गया है जब हम पूरी तरह से एक हो जाएं। नयन के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे समझ आ रहा था कि अनन्या क्या कह रही है और क्या करने वाली है। नयन अनन्या की इन बातों से अनकंफर्टेबल हो रही थी। ऊपर से ये जो जबरदस्ती थी नयन के साथ, वो पूरी तरह से जम गई थी। उसके शरीर से एक चीख उठने लगी थी जो मुंह से नहीं निकल पा रही थी। अनन्या धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। उसकी आंखों में एक जुनूनी ललक थी जो नयन को भीतर तक हिला रही थी। नयन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और हटने का रास्ता ढूंढने लगी। अनन्या अब पूरी तरह से नयन के सामने थे और नयन को अपना बनाने की कोशिश में जुट गई। अनन्या नयन के और करीब आकर उसकी बॉडी पर अपने हाथ फेरते हुए बोली कि नयन, क्यों डर रही हो? ये मेरा प्यार है। हाँ, मेरा प्यार। तुम डर रही हो? डरने से क्या होगा?
क्या होगा बाबू? ये मेरा प्यार है, हमारा प्यार। अब कोई रिया नहीं है, कोई तुम्हें यहाँ मुझसे छुड़ाने नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ मुझे देखना है, मुझे महसूस करना है। हाँ? ये कहकर अनन्या उसके होठों पर झुक गई थी। नयन ने एक साथ अपनी सारी ताकत बटोरी, बहुत ताकत, और जोर से अनन्या को दूर धकेल दिया और अपनी बची कुछ ही ताकत से दरवाजे की तरफ लपकी। अनन्या दर्द से चीखी और बिस्तर से गिर पड़ी। इधर नयन दरवाजे के हैंडल तक पहुंचने ही वाली थी कि अनन्या ने बिजली की तेज रफ्तार से अपने पास से एक फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। उधर से एक लड़की की चीखने की आवाज गूंजी, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। नयन का हाथ दरवाजे पर ही जम गया। उसके पूरे शरीर में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये आवाज तो श्रेया की है। नयन फटी आंखों से अनन्या को देखने लगी। उसकी सांसें हालत में अटक गई। देखिए क्या था। अनन्या जमीन से उठी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह बहुत अदायगी के साथ धीरे धीरे नयन के करीब आई। नयन जो अब हिल भी नहीं पा रही थी, उसकी आंखें फोन से आते श्रेया की चीखों और अनन्या के खतरनाक चेहरे के बीच झूल रही थी। अनन्या धीरे से नयन के करीब आई। नयन के सीने पर अपना हाथ फेरते हुए उसके शर्ट के खुले हुए बटन से अंदर उंगलियां सरकाते हुए बोली, क्या हुआ नयन, कहीं जाना था तुम्हें? इतनी जल्दी क्या थी? नयन का शरीर ठंडा पड़ गया था। वह बस अनन्या को घूर रही थी। अनन्या ने नयन के कपड़ों को और खोलते हुए बोला, क्यों हैरान हो? ये लड़की श्रेया है ना? पहचान गई ना? श्रेया की चीखें अभी भी फोन के स्पीकर से आ रही थी, दर्द और आतंक से भरी हुई। अनन्या नयन की आंखों में गहराई से देखते हुए एक फुसफुसाती आवाज में बोली, ये तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। अब क्या करोगी नयन तुम? मेरा प्यार आखिर क्यों नहीं समझती? मैंने कहा था ना, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। और अब रिया ही नहीं, श्रेया भी तुम्हारे लिए एक बंधन बन गई है ना? बंधन बन गया ना? नयन की आंखों से आंसू की धारा बह निकली थी। उसके अंदर सारी ताकत, सारा प्रतिरोध एक झटके में खत्म हो गया। श्रेया की चीखें उसे भीतर तक तोड़ रही थी। अनन्या ने सिर्फ उसे ही कैद नहीं किया था, बल्कि उसे अपने शिकंजे में ले लिया था। नयन जमीन पर बैठ गई थी। उसके शरीर में सिर्फ सांसें चल रही थी, बाकी सब कुछ जैसे मर चुका था। अब उसे पता था कि अनन्या के सामने उसके पास झुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रिया ने अब इधर और इंतजार ना करने का फैसला लिया। उसने कहा, पुलिस पर पूरी तरह निर्भर रहना बेवकूफी होगी। मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, चाहे जो करूँ जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन क्या, आखिर करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा। इधर अनन्या बहुत अदायगी के साथ जाकर एक बेड पर बैठी और
अपने पैरों को दूसरे पैर पे रखते हुए कहा, आ जाओ नयन मेरे पास। हाँ, उसने अपने हाथ का इशारा किया जैसे कोई मालिक अपने गुलाम को बुला रहा हो। नयन के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उसका जिस्म थरथरा रहा था। उसकी आंखों में अब खौफ और बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। अनन्या ने नयन को बेबस हालत में देखा और अपने बालों को सहलाती हुई, झटकती हुई उसने फिर से नयन को इशारा किया, थोड़ी तेज आवाज में। मैंने कहा ना, आ जाओ नयन। तुम्हें पता है ना, मेरे तुम्हारे जिस्म में बस कुछ सेकंड की दूरी है। नयन को दर्द, डिस्गस्ट और डर ने जकड़ रखा था। उसने पहले कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं की थी। आज वो पूरी तरह टूट चुके थे। श्रेया की जान उसे मजबूर कर रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर की तरफ आने लगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। जब नयन बिस्तर के करीब पहुंची तो अनन्या ने अपना हाथ बढ़ाया, नयन के गालों को छुआ, नयन की आंखों में देखते हुए कहा, जब तो आत्मा एक हो जाती है ना, तो जिस्म की दूरी भला कब तक रह पाती है। तुम्हारी आत्मा मेरी है नयन, और अब तुम्हारा ये बदन भी मेरा होगा। अनन्या ने अपना हाथ बढ़ाया और फोन को स्पीकर से हटाकर काट दिया। श्रेया की चीखें बंद हो गई थी। कमरे में एक भयावह खामोशी छा गई थी। नयन को पता था कि अब श्रेया की जिंदगी पूरी तरह अनन्या के हाथों में। अनन्या ने नयन के गाल पर अपना हाथ रखते हुए अपनी उंगलियां नयन के गर्दन पर नीचे सरकाई और बोली, देखो, अब कोई आवाज नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अब ये दूरी तुम्हें मिटानी है नयन। तुम्हें मेरा प्यार समझना होगा और महसूस करना होगा। नयन की ताकतें जवाब दे गई थी। उसे बस श्रेया की जान बचाने के लिए ये अग्नि परीक्षा हर हालत में देनी थी। उसे पता था कि ये भयानक खेल खेलना होगा जहाँ प्यार ही सिर्फ एक औजार है। नयन ने धीरे से कहा, सॉरी अनन्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई। मुझे तुम्हारा प्यार समझने में दिक्कत हो रही थी। अनन्या की आंखें एक पल के लिए विचलित हुई। उसका दिमाग नयन के शब्दों को प्रोसेस कर रहा था, जैसे किसी पहेली को सुलझा रहा हो। नयन ने अनन्या के और करीब जाते हुए कहा, सच कह रही हो अनन्या, मैं अंधी थी। मैंने इतने समय तक तुम्हारा प्यार नहीं देखा। रिया के पीछे भागती रही जबकि तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी थी। तुम ही तो हो जिसने मुझे इतना प्यार किया। अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे कब से तलाश थी। नयन ने अपनी तरफ से आखिरी चाल चली। देखो, अब हम एक दूसरे के हैं ना, अब कोई और नहीं है हमारे बीच। लेकिन अनन्या, मैं नहीं चाहती कि हमारे इस पवित्र रिश्ते पर किसी की कोई बद्दुआ लगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई बद्दुआ दे। जो मुझे इतना प्यार करता है वो किसी और को तड़पाए और हमारे प्यार पर दाग लगे। कोई इसे फीका करे, मुझे ये पसंद नहीं है अनन्या। उस श्रेया को छोड़ दो। हमें इन सब की क्या जरूरत है जब हम एक दूसरे के हैं। नयन की आंखों में आंसू, उसकी बातें, उसके प्यार के स्वीकार करने की वो ताकत अब अनन्या के पागलपन में घुल गई थी। उसे लगा कि नयन आखिरकार उसे समझ गई है। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ठीक है नयन, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। उसने फोन किया
और किसी को कुछ कोड वर्ड में बोला। श्रेया, नयन समझ गई कि श्रेया आजाद हो गई है। उसके मन में उम्मीद की एक पतली किरण जगी। नयन ने धीरे से अनन्या को गले लगाने की कोशिश की। अनन्या के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। जैसे ही अनन्या नयन के और करीब आई, उसने एक जोरदार चीख मारी। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, अनन्या, आह, मेरे मेरे घाव में दर्द हो रहा है। अनन्या तुरंत घबरा गई। उसका ध्यान श्रेया और अपनी जीत से हटकर नयन के दर्द पर चला गया। उसने नयन को सहारा दिया, उसके घाव को देखने लगी। उसके सीने पे जो उसने दोबारा से नेल से मार्क बनाए थे, उसके गले पर जो दांतों से हल्की हल्की बाइट की थी, उस पर ध्यान देने लगी। और इधर नयन अपनी अगली रणनीति पर काम करने लगी थी। नयन ने दर्द से कराते हुए कहा। अनन्या का ध्यान अपने और दर्द पर खींच लिया था। अनन्या ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा, जैसे वो सचमुच नयन की देखभाल करना चाहती हो। नयन ने मन ही मन राहत की सांस ली, जैसे ये उसका अंतिम दाव था। अनन्या नयन के घाव को छूने लगी। उसकी उंगलियां नयन के बदन पर ऐसे फिर रही थी जैसे किसी अनमोल चीज को टटोल रही हो। उसने कहा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा मेरी नयन, बहुत दर्द। जैसे ही अनन्या जरा सी झुकी, नयन का दिल तेजी से धड़कने लगा। नयन की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें अटक गई। क्या हुआ नयन? अब तो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना है। अब तो हम सिर्फ एक ही हैं। लेकिन नयन के आंखों में वो डर अनन्या भाप चुकी थी। नयन एक्टिंग करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसकी पकड़ नयन के कॉलर पर टाइट हो गई थी। उसने कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, हाँ? तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम श्रेया को बचाना चाहती थी। मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर रही हो नयन तुम। नयन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। अनन्या ने उसे धकेल दिया। नयन बेड से नीचे गिरी। फिर अनन्या धीरे धीरे नयन के करीब जाने लगी। अपने होठ से नयन के सीने और गले पर लपेट के निशान बनाने लगी जो दर्द के ज्यादा थे। तभी दरवाजे पर जोरदार धड़धड़ाहट हुई। नयन, श्रेया, दरवाजा खोलो। रिया की आवाज थी, वह बाहर से चीख रही थी। अनन्या का चेहरा थोड़ी देर के लिए गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखें दरवाजे पर ऐसे टिकी थी जैसे उसे जला देंगी। और नयन को एक सुकून आया, लेकिन फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर फैली। वह मुस्कान शरारती नहीं थी, बल्कि एक क्रूर, भयानक संतुष्टि से भरी थी। अनन्या ने नयन की ओर मुड़कर कहा, चलो अच्छा है, आ गई। उसने नयन के बिखरे हुए कपड़े, उसके गले और सीने पर दिख रहे जख्मों की ओर इशारा किया और कहा, नयन, अब वो तुम्हें इस हालत में देखेगी और मुझे इस हालत में, तो ये उसका बच्चा कुचा प्यार भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जिस्म पर ये निशानी वो मुझे मेरी मोहब्बत की निशानी समझेगी और तुम्हारा बचा कुचा रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म। नयन की आंखें डर से फट गई थी। वो समझ गई थी कि अनन्या क्या कह रही है। अनन्या ने अपनी जीत का लुत्फ उठाते हुए धीरे से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया अंदर झपटी। अनन्या ने झटके से अपना ठीक
कपड़े ठीक करने शुरू किए, जैसे किसी अतरंगी पल में पकड़ी गई हो। रिया अंदर आई, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी नजर तुरंत नयन पर पड़ी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त, शर्ट पूरी खुली हुई, गले पे और सीने पर गहरे निशान, और अनन्या ठीक उसके बगल में अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटती हुई। रिया की आंखें एक पल में नफरत से भर गई। उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने नयन के बिखरे हुए कपड़ों को देखा। रिया ने नयन का कॉलर पकड़ते हुए उसे उठाया और उसकी आवाज चीख में बदल गई। उसने कहा, नयन, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं पागल हो रही थी तुम्हें ढूंढते हुए, और तुम यहाँ रंगरलियां मना रही हो, तुम यहाँ इसके साथ ही की ये सब। नयन ने रिया का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन रिया के गुस्से और धोखे के एहसास ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। रिया की आंखों में आंसू थे, विश्वासघात के। अनन्या इधर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। नयन ने महसूस किया कि केवल शारीरिक चोट नहीं, बल्कि उसके रिश्ते का भी खून हो चुका था। रिया का गुस्सा, उसकी आंखों में नफरत उसे तोड़ रहा था। रिया की सांसें फूल रही थी। उसकी आंखें नयन के चेहरे पे कट रही थी, जैसे कोई जवाब तलाश रही। उसने कहा, तुम्हें पता है नयन, मैंने कितने दिन से तुम्हें ढूंढा है, हॉस्टल, कॉलेज, तुम्हारे दोस्त, कोई नहीं जानता तुम कहाँ हो। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, और तुम। उसकी आंखें नयन के गले और सीने पर पड़े निशानों पर फिर से जा टिकी। नयन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए वो बोली, कुछ कहना बचा है क्या नयन? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें समझती नहीं? दिख रहा है तुम्हारे जिस्म पर ये निशानियां, तुम्हारी बेवफाई चीख चीख के बता रही है। ये क्या है नयन? तुम मेरे प्यार को प्यार ही नहीं समझा, बस एक खेल। नयन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रिया की आंखों में उसके लिए नफरत उसके हर दलील को निगल रही थी। अब नयन को लगा जैसे वह जमीन उसके पैरों तले से निकल गई, और वो ऐसे अंधेरे में गिरी थी जहां से उसका लौटना अब मुमकिन नहीं था। अब वहां से लौटने का उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। और इधर रिया की नफरत नयन के लिए बढ़ती जा रही थी। रिया ने नयन को धक्का दिया और उसे छोड़ दिया। उसके हाथ नयन के कॉलर से फिसल गए। वो पलटी और आंखें अब अनन्या पर टिक गई थी। उसने अनन्या की तरफ जाते हुए कहा, तुम जीत गई अनन्या, तुम जीत गई, मुबारक हो। और फिर रिया ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई, आंखों में आंसू लिए जो अब उसके गालों पर बह रहे थे। वह दरवाजे से बाहर निकल गई और नयन वहीं जमीन पर निढाल बैठ गई। उसका जिस्म दर्द से नहीं बल्कि रिया के टूटे विश्वास से कांप रहा था। अनन्या ने जाकर देखा तो रिया वहां से जा चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया। नयन को अनन्या की खामोशी अब उसके अंदरूनी गांव से ज्यादा जहरीली लग रही थी। अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।